यस सर। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें प्योर सब्सटेंस लिखा हुआ है कि प्योर सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है कि आपने भी रीड आउट भी किया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्सटेंस दैट हैज़ अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू, जिसकी ओवरऑल जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रह रही है। फॉर एग्जांपल H2 है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन है। सो ये कम्बिनेशन थ्रू और जो है वो सेम रह रहा हो, कम्बिनेशन चेन हो। अब थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जांपल दी एयर की ना। अब एयर को जिन्होंने टेक्निकली साइंस में या पहले कुछ पढ़ा हुआ, वो वेरियस गैसेस का मिक्सचर होती है। पूरा आपके पास चार्ट भी होता है कि इसमें इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट इसमें ऑक्सीजन है। दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल गैसेस ना। लेकिन फिर भी एयर को जो है वो हम एज अ एयर यानी कि एज अ सिंगल सब्सटेंस ही उसको ट्रीट करते हैं, एज अ प्योर सब्सटेंस ही उसको ट्रीट करते हैं। अदरवाइज़ कोई और चीज़ हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसको हम प्योर सब्सटेंस के तौर पे कंसिडर नहीं करते। लेकिन एयर के केस में ये है कि हमें पता भी है कि सेवरल गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन स्टिल उसकी जो कन्वेंशनल उसका नेम है वो एयर ही है और उसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही लिया जाता है। अब नीचे एक और एग्जांपल गिवन है, लेट्स से नाइट्रोजन है या कोई और आप सब्सटेंस ले लें, तो ये सारे प्योर सब्सटेंस के सिनेरियो हैं हमारे पास ना। बेसिकली क्यों इसको रीड आउट करें, क्योंकि आगे हमने देखना है कि ये कैसे कैसे फेज़ चेंज करती है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है वो फेज़ क्या होगा। ऑक्सीजन को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, नेचुरल गैस को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, वाटर को ले लेते हैं, या हम रेफ्रिजरेंट को ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, फिर इनकी हम कैटेगरीज देखेंगे कि किस तरह इनका फेज़ चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ा आगे चलते हैं ज़रा। अब देखते हैं कि फेजेस बेसिकली प्योर सब्सटेंस के क्या होते हैं। तो जो मेजरली जो 3 फंडामेंटल फेजेस हैं हमारे पास, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अभी आपको स्लाइड भी नज़र आ रही होगी कि फेजेस ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब आपको पता है जो सॉलिड के अंदर जो सिनेरियो होता है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं और रिलेटिवली उनकी पोजीशन फिक्स होती है। मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव नहीं करते, ये सॉलिड का फिनोमेना, ठीक है। उसमें पार्टिकल्स एक जगह फिक्स हैं, दे आर नॉट मूविंग। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते जितना कि गैस के केसेस में होता है। जब हम गैस को डिस्कस करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडमली, बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब सॉलिड पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, मॉलिक्यूल्स करीब है। लिक्विड के ऊपर उससे कम प्रेशर है और गैसेस के ऊपर सबसे कम प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम क्लास के एनवायरनमेंट को ले लेते हैं या घर के एनवायरनमेंट को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा जी सख्ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। क्या उसका मतलब क्या है कि वो तरबियत वाइज या डिसिप्लिन वाइज वो अपने कामों के ऊपर या जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके ऊपर वो फिक्स बैठे हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ढील दे दी जाए तो जो आपके SOPs हैं, जो कि स्टैंडर्ड आपका प्रोसीजर है, जो कि रूल्स हैं, तो वो फिर मीट नहीं हो रहे। तो उनके ऊपर क्या किया, प्रेशर आपने अपलिफ्ट कर लिया। उनके मॉलिक्यूल जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी टाइम पे आ रहा है, क्यों किसी टाइम पे आ रहा है, तो ग्रिप नहीं है उनके ऊपर। सो यहाँ पर भी अगर सॉलिड के केस में बिल्कुल क्लोजली टाइट्स हैं, फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर हैं, उन पे प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सॉलिड से जब आप लिक्विड के केस में लेके हैं तो उनके ऊपर प्रेशर रिलेटिवली कम है। प्रेशर इनका ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल हुआ होगा। फिर जब गैसेस की बात करते हैं तो लिक्विड से भी हट के, लिक्विड से भी उनके ऊपर कम प्रेशर होता है। और अगेन ये किसी न किसी फेज से गुजरे होंगे। अगर आप वाटर है, लिक्विड केस में अगर आपने वेपर बनाना, स्टीम बनानी फॉर एग्जांपल, सो आपको उसको किसी न किसी फेज से गुजारना पड़ेगा। अच्छा, ये इन 3 फेजेस के अलावा जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल
कार्बन है, तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वो ग्रेफाइट भी उससे बन जाता है, डायमंड भी कार्बन से बन जाता है, कोल भी कार्बन से है, तीनों हैं भी सॉलिड में, हीरा भी, कोयला भी, ये सारी चीज़ें सॉलिड की केस। तो वी आर नॉट सेइंग कि वो अपना फेज़ चेंज करें, वो आपने उसे उनकी इंटरमीडिएट फेज़ उनका लेट से सॉलिड ही है, उनकी इंटरमीडिएट जो स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। तो प्योरली तीन ही फेज़ हैं, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट से कुछ भी बनाया जा सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये प्रेशर की जो आपको एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल देने का मकसद ये था क्योंकि इन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह के फिनोमेनास को हमने आगे यूज़ करना बेसिकली। तो अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कंप्रेस्ड लिक्विड ना, अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज। कैसा सब्सटेंस है जो वेपर नहीं बन रहे, बॉयल नहीं हो रहा, ठीक है, उसको आपने कंप्रेस्ड लिक्विड का नाम दिया। फिर एक ऐसा स्टेज आती है, आप लेट से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसा फेज़ आता है कि वो वेपर बनने के करीब तर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अभी आप वाटर को बॉयल नहीं करना चाह रहे, केटल में जो वाटर पड़ा हुआ है वो किसी सूरत भी अबाउट टू वेपराइज नहीं है, वो किसी सूरत भी वेपर नहीं बनेंगे। कंप्रेस लिक्विड के केस में आप केटल के अंदर वाटर जो डालते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ऑन करते हैं उसको, और क्या होता है कि बॉइलिंग का प्रोसेस डेफिनेट सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट होगा। पहले बिल्कुल आपको ऐसे फील होता है वाटर के ऊपर कोई उसके अंदर फ्यूम्स, कोई बुलबुले वगैरह, कोई वाटर की कंडीशन ऐसी हालत नहीं होती कि वो ऊपर आते थे। 4-5 मिनट बाद आपको शक्ल से थोड़ा फील होने लग जाता है कि ये अब कुछ जो है ना वो अपनी कंडीशन को चेंज करने वाला है, कुछ बॉयल होने वाला है, और बहुत देर तक रखे रखे अक्सर ऊपर ढकना वगैरह नहीं है, सारे के सारा वेपराइज होकर पानी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिकली वहाँ पे भी पता लग रहा होता है। तो लिहाजा इस तरह की कंडीशन को एनालाइज करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि कब उसने वेपर नहीं बनना और कब वो वेपर बनने के करीब तर है। तो इन कम्बिनेशंस की बेस के ऊपर इनके नाम है कि कंप्रेस लिक्विड के केस में ये है कि अब नॉट अबाउट टू वेपराइज का मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने उसको रखा हुआ 20 है डिग्री सी, 25 डिग्री सी। फिर इसी केस को मैं आगे थोड़ा एक्सटेंड अगर करता हूँ, मैं जब कह रहा हूँ कि अबाउट टू वेपराइज, तो अब 20 पर है कि तो उसने वेपर नहीं बनना, आप क्या करेंगे, उसका एटलीस्ट हीट सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स से दैट इज़ 100, और 100 पे भी ये नहीं होना कि 100 की और फ़ौरन से बॉयल हो, इट विल टेक सम टाइम, और कुछ ऐसा वक्त आएगा जब आप कहने के काबिल होंगे कि दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज। तो उस केस में हम उसको सैचुरेटेड लिक्विड कह रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देख रहे हैं कि स्लाइड के अंदर हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक। दोनों सूरतों में, दोनों जो पिक्चर्स देख रहे हैं उनके अंदर प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को आपने स्टडी करना हो तो आप किसी एक चीज़ को फिक्स करते हैं तो फिर ही दूसरी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम टेम्परेचर को कह रहे हैं कि हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ वगैरह कर रहे हैं, और प्रेशर को हमने फिक्स किया। ये स्टार्ट में मैंने आपसे डेफिनेशन भी पूछी थी कि वाटर कब बॉयल होता है, सब ने कहा था कि 100 डिग्री सी। तो ये बिल्कुल ठीक है छोटी क्लासेस के रिस्पेक्ट से, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर को चेंज कर दूँ उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ओके जी, ये सैचुरेटेड वेपर की डेफिनेशन को ज़रा हम बाद में पढ़ते हैं, पहले दो डेफिनेशंस को और देखते हैं ज़रा, कि द स्टेट इन विच द लिक्विड एंड वेपर फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि कैसी स्टेट आती है कि लिक्विड और वेपर जो है वो को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर। फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो मुकम्मल तौर पर वेपराइज हो जाती हैं, यानी कि वो वेपर बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप चूल्हे को बंद करें या थोड़ा ठंडा करें वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है कि वेपर दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, यानी कि अब अगर आप उसे ठंडा कर भी लेते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते भी हैं, तो वो अपनी स्टेट अब चेंज कर चुका है, दैट इज़ सुपरहीटेड वेपर। और ये वही केस है जैसे लेट से स्टीम होती है। अब इसका अगर टेम्परेचर मैं देखूँ तो दैट इज़ 300 डिग्री सी। वाटर ने 100 डिग्री सी पे बॉयल होना था, या वेपर मुकम्मल तौर पर
बन चुके हैं। तो दैट इज सुपर हीटेड वेपर। और ये जो एक डेफिनेशन छोड़ी थी सैचुरेटेड वेपर की, ये हमारे पास क्या होता है कि अ वेपर दैट इज अबाउट टू कंडेंस। फॉर एग्जांपल एक वेपर है, वही वेपर अबाउट यानी कि वही वाटर अबाउट टू वेपराइज है और वही अबाउट टू कंडेंस है। किस तरह से? जब वो बॉयल होने के करीब आएगा तो अगर तो आप कॉन्टीन्यूसली उसे हीट सप्लाई करते रहते हैं तो वो वेपर बन जाएगा, और अगर उसी लम्हे किसी भी टाइम अगर आप उसको हीट देना बंद करते हैं तो वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो वापस उसका अपनी कंडीशन में आने का मतलब ये है कि अबाउट टू कंडेंस, यानी कि वो कंडेंस हो सकता है, वो यानी कि अपनी पिछले वाली स्टेट में आ सकता है, या वो ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, जैसे 300 डिग्री सी, जब वो वेपर बन गया तो अब दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, अब उसने वापस अपनी कंडीशन पर नहीं आना। तो सारी सूरतों में जो टेम्परेचर है मोस्टली ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर के केस में, ये देखिए इक्विलिब्रियम के केस में जो लेट्स एग्जिस्ट कर रहा है उसमें क्या है कि जितनी मिकदार वेपर की है उतनी मिकदार लिक्विड की। फॉर एग्जांपल 10 kg वाटर है तो 5 kg वेपर, 5 kg लिक्विड। ये हमारे पास सैचुरेटेड वेपर की केस है। टेम्परेचर देखिए 100 डिग्री सी ही है, क्योंकि ये वो स्टेट है कि अगर कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर बन जाएगा, नहीं उसको जैसे ही हीट देना बंद करेंगे वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर 300, अब स्टीम भी जो है वो भी इसी तरह होती है, 300 डिग्री सी, 500 पे, 100 पे, फिर स्टीम के फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। ठीक है, कि ये सुपर हीटेड स्टीम है, गुड कंडीशन में है, मीडियम में है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या रखा। अब ये सारी स्लाइड के अंदर जो P या 1 एटमॉस्फेरिक देख रहे हैं, इसको अगर मैं 2 एटमॉस्फेरिक कर दूं तो फिर उसने 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होना, फिर आपको और ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 एटमॉस्फेरिक कर दूं फिर आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना मुश्किल होता जाएगा, आपको ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी। अब इसी चीज़ को हमने जो है वो नाम दे दिया है एक टीवी या पीवी डायग्राम से रिलेटेड, कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास वी है, वॉल्यूम है, और वर्टिकल एक्सिस पे टी टेम्परेचर है। तो सबसे पहले आप देखें 0.1 जो आपके पास आ रहा है, कि 0.1 वो है 20 डिग्री सी पे, कि दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, और ये हमें पता है कि 20 पे तो वो बॉयल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज। ठीक है। और उसके बाद आप केस ले रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड का। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, कि वो वेपर बनने के करीब तक पहुंच गया। ये 3 वाली इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको आप सैचुरेटेड मिक्सचर कह रहे हैं, को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड और वेपर। 4 स्टेट ये आपके पास सैचुरेटेड वेपर है, यानी कि अगर आप इसको ठंडा करें तो 4 वापस लिक्विड में आ सकता है। 4 को अगर ठंडा करें यानी कि दैट इज़ अबाउट टू कंडेंस, अगर इसको कूल डाउन करें तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है। और अगर इसे कूल डाउन नहीं करते, कॉन्टीन्यूसली उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करता रहेगा, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा, वो फिर अब कंडेंस नहीं होगा, दैट इज़ नॉट अबाउट टू कंडेंस, वो 300 डिग्री सी है। तो ये जो वो डेफिनेशंस हैं उनका एक आपके पास ग्राफ बना हुआ टीवी डायग्राम है ये, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, एक एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक एक्सिस पे टेम्परेचर है। और एक चीज़ आप देखें कि लिखा हुआ P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। तो जब भी आपने एनालिसिस करना होता है, एक चीज़ को आप फिक्स करेंगे तो किसी दूसरी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो P 1 एटमॉस्फेरिक। आप मुझे बताएं कि अगर मैं 2 एटमॉस्फेरिक कर दूं तो फिर मुझे टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं? तो फिर कम टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ा दूं मैं, कम अप्लाई करना पड़ेगा, सोचें ये ज़रा। सर टेम्परेचर कम अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से होगा क्या? सर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। तो लिक्विड से जब आप वेपर बनाते, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके बनाते हैं या किसी और तरह से बनता है? सर वो हीट ही देंगे, मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं, करेंगे। ठीक है, हीट दी तो मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक होंगे ना। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा यस सर। देते हो उसका मतलब है आपने मॉलिक्यूल्स को करीब ले आए हैं। तो जब करीब लाई हुई चीज़ को तोड़ना मुश्किल होता है,
जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। आप किसी चीज़ को दबा के रखा हुआ तो जब तक उसके ऊपर वाला प्रेशर नहीं हटेगा आप उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। फेज चेंज के केस में क्या होता है कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें, प्रेशर बढ़ाएंगे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रेशर कम करेंगे इसका मतलब ये कि आपने उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दिया, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना आसान है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको यस सर। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी मैं कुछ मतलब आपको दिखाता भी हूँ ग्राफ्स के थ्रू भी ज़रा। अच्छा इनको ज़रा मैं करता हूँ डिस्कस। पहले मैं जो बात शुरू की ना उसको ज़रा मैं दिखा लूँ। ये देखें ज़रा, सपोज ये अब आपके सामने एक आ रहा होगा ऊपर टॉप पे हेडिंग है प्रॉपर्टी डायग्राम्स फॉर फेज चेंज प्रोसेस, ऐसी है। यस सर। इसको ज़रा ऑब्जर्व करें कि प्रेशर के बढ़ाने से, मैं पहले थोड़ा बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जब उसने वेपर बने। ये देखें सबका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये कर्सर मूव करता आपको नज़र आ रहा है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं जाता, वो आपको नज़र आ रहा है जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया। यस सर, प्रेशर इंक्रीज जैसे करने से जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा है। प्रेशर बढ़ाया आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब कि आप उसको वेपर बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। उस पर स्टार्ट में 0.01 मेगा पास्कल है, 0.11 प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आपको ज़्यादा। एक वक्त आया कि उसकी बॉइलिंग देखे 373 डिग्री पे पहुंच गई है, 370 के करीब, ठीक है। तो वापस राइड पे आ जाते हैं। प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। लॉजिक है, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल करीब आ गए, आप उनको ब्रेक करना चाहते थे तो करीब आई हुई चीज़ को फिर तोड़ना तो आसान नहीं होता ना। ओके जी, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है सैचुरेशन टेम्परेचर की और सैचुरेशन प्रेशर की। अच्छा, इस चैप्टर का ये है कि ये आगाज़ में ऐसे फील होगा कि जैसे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। जैसे ही इसकी डेफिनेशन है, इसकी चीज़ें थोड़ी मुकम्मल होंगी और जैसे इसके कोई एग्जांपल या न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो सबसे मज़े की ये चीज़। और ये वाइज चैप्टर है जिसका जितना मर्जी कोई क्वेश्चन चेंज कर ले 100% नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ये वाइज चैप्टर है, प्रॉपर्टी टेबल्स के थ्रू हमने देखना होता है। अगर लॉजिक है तो जितना मर्जी क्वेश्चन के लेवल आप इंक्रीज कर ले, जितना मर्जी उसको टफ कर ले, 100% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक। ओके जी, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या कहते हैं जी? द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज एट अ गिवन प्रेशर। कौन सा टेम्परेचर है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी सब्सटेंस ने अपना फेज चेंज किया है। तो फेज चेंज करने से क्या मुराद है? फेजेस होते कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जिस टेम्परेचर पे वो अपना फेज चेंज करेगा वो क्या है? सैचुरेशन सैचुरेशन। टेम्परेचर। एक बात बड़ी गौर तलब है कि नीचे लिखा हुआ है एट अ गिवन प्रेशर, किसी स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर। सैचुरेशन प्रेशर की अब डेफिनेशन पढ़ें, वो आप बताएंगे कि वो क्या है। टेम्परेचर के साथ प्रेशर को कंपेयर करें। इसमें वो क्या कहते हैं? द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज। ये वो प्रेशर है जिसके ऊपर किसी सब्सटेंस ने अपना फेज चेंज करना है। तो अगर तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से एनालाइज करना है तो टी सैचुरेटेड, प्रेशर के रिस्पेक्ट से एनालाइज करना है तो पी सैचुरेटेड। अब ये टेबल भी देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं आपको ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ रहा है। और ग्राफ के थ्रू भी देखें कि एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपका प्रेशर भी इंक्रीज करता जा रहा है। ज़्यादा प्रेशर के लिए ज़्यादा एनर्जी। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको फ़िलहाल जिक्र
स्किप कर देते हैं ताकि थोड़ा हम थोड़ा प्रैक्टिकल से ज़रा चीज़ें पढ़ें। इन पे आ जाएंगे वापस, एक न्यूमेरिकल में कहीं यूज़ होनी फिर वापस ले आऊँगा। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर गए हैं। ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर, अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा होता है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता होगा ना, थोड़ा सोचे मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ग्राफ को देख के मुझे कैसे पता चल रहा है? कोई आइडिया? ये मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, राइट। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि सर समझ नहीं आ रही क्यों कह रहे हैं हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है इसको बॉयल करने के लिए, इसका फेज चेंज करने के लिए, वेपर बनाने के लिए। तो ये मैं स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ, कुछ समझ आती है या नहीं आती? मैं ऐसी किस चीज़ को देख के ऐसी बातें कर रहा हूँ? मैं इस चीज़ को देख के, ग्राफ तो नज़र आ रहा है ना जिसको मैं लेबल कर रहा हूँ? यस सर आ रहा है। ये देखिए, ये टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ये 100 है मेरे पास ना, फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर देखें ज़रा इस कॉर्नर के ऊपर, इसका ये डेफिनेट सी बात है मोर देन 100 होगा, ये उससे भी ज़्यादा होगा, ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा, और एक वक्त आया कि आपको 373 टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट बेसिकली कौन से होते हैं, इन लेते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये आगाज़ ले रहे हैं सैचुरेटेड, आपके पास सॉरी सबसे पहले कंप्रेस्ड लिक्विड, ठीक है, दैट इज़ नॉट अबाउट टू वेपराइज, ये सैचुरेटेड लिक्विड दैट इज़ अबाउट टू वेपराइज, ये इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेजेस सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये दैट इज अबाउट टू कंडेंस सैचुरेटेड वेपर, ये वाले सुपर हीटेड वेपर दैट इज नॉट अबाउट टू कंडेंस, ठीक है। सो जो डायग्राम भी देखी थी यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास उधर 20 डिग्री टेम्परेचर था, इस पे आपके पास 100 था, इसमें भी आपके पास 100 था, यहाँ पर भी आपके पास 100 था, और यहाँ पर आपने देखा कि 300 टेम्परेचर बन चुका था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मेमोरी रिकॉल है हमारे लिए। बाकियों को भी समझ लग रही है या मुजम्मल इरफान की ड्यूटी लगाई है बोलने पे? जी सर लग गया। समझ लग रही है सर। यस सर। क्या बात है, ऐसा जज्बा चाहिए ना, ये यक के बाद दीगरे जो है 1 बाय 1 है, सक्सेसिवली पार्टिसिपेशन। अच्छा जी, अच्छा यही जो डायग्राम है ना उसको थोड़ा और ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे में बना लेते हैं। ये अब देखें, ये अब आपको कर्व टाइप या डूम टाइप या जैसे पैराबोलिक शेप होती है, ये एक डूम सा बनाता है, ये नज़र आ रहा है आप स्लाइड के ऊपर? जी सर आ रही। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये मैं साथ साथ कर्सर को मूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ से आपने कंप्रेस लिक्विड से चले सैचुरेटेड लिक्विड पे आ गए, ये मिक्सचर रीजन में दाखिल हो गए, सैचुरेटेड वेपर पे आ गए, और ये सुपर हीटेड वेपर में दाखिल हो गए। इसको उसने बड़े अच्छे वे में लेबल भी किया हुआ ताकि इनको पता चलता रहे कि इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, ये जो सारी लाइन है, इसको उसने सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कह दिया, ये जो सारी लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है, ये जो स्टेट है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ये जो है ये सुपर हीटेड, और ये जो ये इस तरह जब लाइन जाती है यूँ यूँ, ये जो लाइन शुरू होने से पहले ये नीचे वाली जो सारी ये चीज़ें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास कौन सा है, कॉम्प्रेस लिक्विड रीजन। सो हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्रेस सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कॉम्प्रेस, सैचुरेटेड लिक्विड, मिक्सचर, वेपर, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर।
अब अगर इस पे देखें तो उसने P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी प्रेशर। इस पे अगर देखें तो उसने लिखा हुआ P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बट दैट इज ग्रेटर देन द P1। उसके बात करने का मकसद ये कि P2 P1 से ज़्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में बात करने का मकसद ये है कि नीचे प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। अब ये लिखने का मतलब ये है कि जब उसने बॉइलिंग स्टार्ट करनी है, जब उसने फेज़ चेंज करना है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। जैसे जैसे वर्टिकल में जाएंगे यहाँ पर डेफिनेट सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर है उसको, ये जो मैं लाइन लेवल की है। तो P अगर 3 में कर देता हूँ तो फिर कितना टेम्परेचर चाहिए होगा उसको, यानी कि P3 ले लेता हूँ जो कि इन दोनों प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो, फिर कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा। हाँ जी, अगर प्रेशर हम ज़्यादा कर देंगे तो टेम्परेचर फिर हमें कम लेना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पे वो अचीव हो जाएगा। जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो नहीं नहीं, एक ही चीज़ समझा रहा हूँ और वही चीज़ मुझे गलत बताई जा रहे हैं सारे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि प्रेशर को बढ़ाने से मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, आपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है। ब्रेक करने में आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप हर 2-4 मिनट बाद सारे कहते हैं कि कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को आपने ब्रेक डाउन करना है तो उसको आप बिल्कुल दबा के अगर रखेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। हीट की सेंस समझ में आ अगर गई उसके सर। मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन करना है ना, तो ये बार बार कहना मुझसे एक है, आपने उस चीज़ को नहीं सर। ब्रेक डाउन नहीं आप होने दे रहे ना, यस सर, सही होगी। उसके ऊपर से कोई प्रेशर हटेगा फिर ही उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे या वे जाएंगे। तो प्रेशर के बढ़ाने से एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। सही हो गया सर। बॉइलिंग प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसी तरह ही है सर। ओके जी, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई यहाँ पर कोई प्रेशर ले लेता हूँ, कोई P3 जैसे ये लिखा हुआ, तो फिर मेरे पास जो कर्व बनेगी मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन जाएगी साहब ज़रा ड्राइंग के रिस्पेक्ट से, ये इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये टेम्परेचर तो उन दोनों टेम्परेचर से ज़्यादा मेरे पास मानो, ठीक है। तो होता क्या है कि सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन और फिर ये मिक्सचर चलता रहता है और फिर ये सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन। अब एक ऐसा टाइम भी आता है कि बहुत ज़्यादा जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको लगाना पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन ये फिर एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन होती है। होता ये है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, उस पर मैं हीट सप्लाई किए जा रहा हूँ, मुझसे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो रहे। एक ऐसा वक्त आएगा कि जितना मुझे टेम्परेचर चाहिए था मैं उतने टेम्परेचर अचीव कर लेता हूँ, फ़ौरन से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आपको वो दरमियान वाला फेज़ नज़र नहीं आएगा जिसमें जी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जी वेपर बन रहे हैं। ये देखें वेपर बन रहे हैं, ये वेपर अगर चूल्हा बंद कर दूँ तो जी ये ठंडा हो जाएगा, ये इस तरह। ये जो सारी एनालिसिस की 2-4 मतलब चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आपने प्रेशर ही इतना बढ़ाया हुआ है और नीचे से एनर्जी इतनी दिए जा रहे हैं कि जब वो उस एनर्जी पर पहुंचेगा तो वो फ़ौरन से फिर बॉयल हो जाएगा। आपको वो स्टेजेस नज़र नहीं आएंगे, फ़ौरन से उसने बॉइलिंग स्टार्ट कर देनी। तो ये अगर देखें ज़रा आप नीचे जो आपके पास बना हुआ ये जिसको मैंने कर्सर लगाया लिक्विड, इससे आपने हीट अप्लाई की, आपको ये फेज़ चेंज प्रोसेस भी उसका नज़र आ रहा है। फिर कोई और सप्लाई करेंगे और नज़र, एक ऐसा वक्त आया है कि आपने इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया कि आपको वो जो स्ट्रेट लाइन बनती थी ना, यूँ कौन सी लाइन, ये जो मैं बनाने लगा ये लाइन बीच में से, ये फेज़ चेंज प्रोसेस बीच में से एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन इसकी विजुअलाइजेशन ख़त्म हो गई। यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर और सैचुरेटेड वेपर, ये चीज़ें, ये जो तीन है वो आपको ये वाली लाइन पूरी नज़र नहीं आ रही है किस तरह वर्क। तो इसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट। क्यों क्रिटिकल पॉइंट, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट एट विच द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि जिसमें सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट सेम हो जाएं। अब उससे क्या मुराद है, अब मैं लेबल करने लगा हूँ। ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड और इस चीज़ को आप कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये दरमियान में जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही है, जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वो चीज़ बीच में एग्जिस्ट नहीं करी होगी।
तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो दैट इज़ पी क्रिटिकल, और जो उस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है दैट इज़ पी क्रिटिकल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी तो फिर इसका मतलब ये है कि सर 1 एटीएम के ऊपर सर कभी भी जो है वो सर क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ सकता, उसके लिए फिर प्रेशर बहुत बढ़ाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी। वाटर के केस में बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ओके सर। अच्छा, अब वो जो प्रेशर वाला डिस्कस कर रहे थे ना, खुद से पहले इस डायग्राम को देखें ज़रा, कि इसमें देखिए प्रेशर से ये अगर आपने उसको ब्रेक डाउन करना उनके मॉलिक्यूल्स को, तो देखिए ये प्रेशर से होता है। ये समझे कि जैसे वेट किसी चीज़ के ऊपर ही है, ये देखें ये छोटे छोटे वेट्स उसने बना दिए, आपको दिखा रहा है कि प्रेशर रिमूव करने का मतलब ये कि ये इनसे वेट हट रहे हैं। ये देखें जैसे उसने ढकने के ऊपर वेट कर दिया है, कुछ चीज़ लगा दी है। तो ऐसी सूरत में लिक्विड से वेपर बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा, बजाय कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई चीज़ ना हो, वहाँ पर आपको आसान होता है काम करना, वहाँ पर आपको लिक्विड से वेपर बनाना आसान है। तो समझ ये आ जो गई सर। वेट नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका ज़हनी तौर पे आपको बताने का मतलब ये प्रेशर, और प्रेशर डेफिनेट सी प्रेशर बात है इंक्रीज हो। वो वेट से बनेगा, लिड से बनेगा, पिस्टन जैसे होता है उस तरह से। तो उसने बिल्कुल सर। बताया भी हुआ था, प्रेशर इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द पिस्टन। जितना उसके ऊपर वजन वो उतारेंगे वो चीज़ उस तरह से हो जाएगी। सही हो गया सर। इसका आसान लफ्ज़ों में ये होता है ना, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं घर के जो ज़रा सख्त है, जिसके पेरेंट्स ज़रा सख्त हैं, उनके बच्चे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, आवारा गर्दी कर, नेगेटिव सेंस में लें ज़रा पेपर्स को, उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी क्योंकि उनके ऊपर ग्रिप है, उनके ऊपर प्रेशर है। और अगर आपने उनकी हरकतें ख़राब करनी है, अदावत ही को चल पड़ी है कि फ़लाँ के बच्चों को ख़राब करना है, और उनकी तरबियत अगर बहुत अच्छी है तो आपको बड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा उनको ख़राब करने के लिए, ठीक है। और एक पहले ही ज़रा 50-50 हैं, बस मौके की तलाश में है, तो उनको आप बस एक दफ़ा सलाम ही लें तो बेहतरीन किस्म का काम हो जाएगा, ठीक है। सो सही हो उनके गया ऊपर ग्रिप नहीं है, होल्ड नहीं है, प्रेशर नहीं है। यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, प्रेशर से मुराद तरबियत या वो पेरेंट्स वाला सीन ही यहाँ पे पिस्टन वेट और ऑब्वियसली एग्जांपल की नोयत होती है। अच्छा, इसी सेंस में जब मैंने टेम्परेचर वाली बनाई थी ना ग्राफ, तो मैंने यूँ करके बनाया था ये चीज़, स्लाइड पे नज़र आ रहा है ग्राफ, ये जो मैंने कर्व बना दिया है कि यूँ कर्व जा रही थी ऐसे, सर। जी सर। ठीक है, इस तरह कर्व जाए। प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये कर्व थोड़ी सी मेरे पास यूँ हो गई, यूँ हो जाए, और प्रेशर मैं बढ़ा दूँ तो ये कर्व ये इस तरह बन रही थी, ऐसे ही यस सर। टीवी डायग्राम के सेंस में, ठीक है। अच्छा, प्रेशर के केस में जो सिनेरियो होता है वो इससे रिवर्स होता है। अब उससे पहले एक चीज़ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रेशर होता है वो लिक्विड सॉलिड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, लिक्विड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, या गैसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है? सॉलिड में सबसे सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल ठीक। और सबसे कम किन पर होता है? गैसेस पे। गैसेस के ऊपर, दरमियान में हमारे पर लिक्विड है, ठीक है। ओके जी। सो प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो प्रेशर की सेंस में जब हम देखेंगे ना, तो हमारे पास जो कॉम्प्रेस लिक्विड है, ठीक है, ऑब्वियसली सॉलिड तो यहाँ पर है नहीं, जो कॉम्प्रेस लिक्विड है उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, जो मिक्सचर रीजन है उस पर प्रेशर उससे कम होगा, और जो वेपर यानी कि जो आपकी नज़र में स्टीम है या गैस है उस पर प्रेशर उससे भी कम होगा। ये मैंने बात ठीक की है? यस सर। ठीक है। सो इसीलिए इसीलिए ये जो ग्राफ बना हुआ है वो ये जाहिर कर रहा है कि पहले प्रेशर ज़्यादा है, ये देखें वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप देखें तो प्रेशर ज़्यादा है, फिर जैसे ही आप मिक्सचर रीजन में आए तो इसका अगर प्रेशर देखें तो इनकी वैल्यूज़ कम है। जैसे आप वेपर में आएंगे गैस के केस में, उसको अगर वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो उसका प्रेशर और कम है, ठीक है। तो लिहाजा जब आप टेम्परेचर के केस में बात करते हैं तो जैसे जैसे स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी है ना उसको बॉयल करेंगे तो भाप बनेगी, भाप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना सादा पानी से, पीने वाले पानी से, बिल्कुल तो सर। उसकी जो बिल्कुल। ग्राफ बनता है वो इस तरह इंक्रीजिंग सेंस में बनता है।
और जो प्रेशर का ग्राफ बनेगा वो चूँकि वेपर के ऊपर सबसे कम प्रेशर होता है तो प्रेशर का ग्राफ डिक्रीजिंग की सेंस में बनेगा। ठीक है, समझ आ गई सर। ठीक यस। है कि टेम्परेचर का इंक्रीजिंग की सेंस में, क्योंकि स्टीम है, ठीक है, भाप है, बॉयल हुआ हुआ पानी है, सादा की निस्बत उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेंस ज़्यादा में है। जाएगा। यस। प्रेशर उससे उल्टा। तो लिहाजा बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि जब आपके पास पीवी डायग्राम होगी तो वो आपको उल्टी नज़र आएगी, और जब टीवी डायग्राम होगी तो वो इंक्रीजिंग सेंस में आपको नज़र आएगी। प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजिंग सेंस में और टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजिंग सेंस में। अब एक और सही हो। खूबसूरत बात देखें कि अब उसने कर्व के साथ लिखा हुआ टी कांस्टेंट, T1 इतना है, T2 इतना है, T3 इतना है। क्यों? क्योंकि अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर को, अब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया। जब आप टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे तब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ। तो हमेशा से जब मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ों को सीज डाउन करके ही किसी एक को वेरी करके एनालाइज करते हैं। ठीक है ना? सर अगर तो हमने मल्टी क्रिटिकल पॉइंट जी अचीव करना है, हाँ सर अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट अचीव करना है और सर उसके जी अंदर सर टेम्परेचर तो जाहिर है हम इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, लेकिन सर प्रेशर मतलब 1 atm नहीं होगा, होगा ज्यादा लेकिन होगा कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल सही होगा। कांस्टेंट होगा। उसमें उसमें अगर थोड़ी सी बात को या आपकी बात को अगर एक्सटेंड कर दो, उसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल आपने पीवी डायग्राम बनाई है ना, तो आपको पता है कि यार मैंने वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर लिया। अब वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर लेने का मतलब ऑब्वियसली यही है कि प्रेशर कम ज़्यादा होगा। आप ग्राफ को देखेंगे तभी वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर बनाया हुआ है ना, कि वो 100 है, बिल्कुल 200 है, सर। 300। तो अंडरस्टूड सी बात है कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट ले रहे हैं। जब आप टीवी डायग्राम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कभी 20 है, कभी 100 है, कभी 200, कभी 500, तो फिर कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। यस। ठीक है, किसी एक सही चीज़ होगा। को कांस्टेंट रख के किसी, अब लेट से स्टूडेंट है, ये घर में दो बच्चे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप फिर आपको अगर पता लगाना कि दोनों में से खराबी कौन पैदा कर रहा है, तो आप फिर ज़रा, आपको पता है कि आपका एनालिसिस फिर क्या होगा। एक को आप लेट से कहेंगे अच्छा वो तो स्कूल गया हुआ, अब घर में कौन है इसको ज़रा ऑब्जर्व करो, या उस टाइम पे वो तो एकेडमी में था, आप ही घर में थे। ठीक है, किसी एक को यस। फिक्स कर रहे हैं, किसी एक को एनालाइज करने के लिए आपको फिर फिक्सिंग करनी पड़ती है। और अगर दोनों ही उधर मौजूद हों तो फिर डेफिनेट से बात आपके लिए भी डाउटफुल है उसको प्रूव करना कि अच्छा कौन यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें। ठीक है, तो इसी यस तरह ही सर। होता है। या लेट से घर में किसी पॉइंट पे कोई लीकेज है, तो आप कहते हैं कि अच्छा यार ना एक करके 1 बाय 1 ये वॉल बंद कर दो, अब उस पाइप पे देखो, कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, अच्छा अब दूसरे की। तो अगर आप दोनों को यकदम लग पड़ेंगे फिर कोई नहीं पता चलता। ठीक है, सो ये एक को यस सर। कांस्टेंट करके फिर ही दूसरे को एनालाइज करना पड़ता है ज़रा। अच्छा, मैं जब नेक्स्ट स्लाइड आती है तो उसमें हल्का सा मैं पॉज लेता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि उतनी देर में कुछ थोड़ा बहुत आप खुद से भी उस स्लाइड को ज़रा देखें, ताकि उसमें अगर कोई इशू वगैरह या कोई चीज़ बाज़ दफ़ा नहीं भी समझ आती उसको आप देख लिया करें। अच्छा, ये बात आई है प्रॉपर्टी टेबल्स की। अब प्रॉपर्टी टेबल्स की बड़ी ब्यूटी है कि आपको ना फार्मूलाज नहीं लगाने पड़ते। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, दूसरी फाइंड आउट करनी तो फार्मूला लगाओ, या तीसरी फाइंड आउट करनी तो फार्मूला लगाओ। अब फार्मूला को लगाना, फार्मूला को ड्राइव करना, फार्मूला की एग्जिस्टेंस थोड़ा कदरे मुश्किल काम होता है। तो फिर आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक चीज़ मौजूद होती है, उसकी मदद से हम कोई प्रॉपर्टी टेबल में जाते हैं और उस टेबल में देख लेते हैं कि अच्छा इस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम है, इस प्रेशर पे क्या एनर्जी है, इस प्रेशर के ऊपर क्या इंथैल्पी है, इस प्रेशर के ऊपर इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो वो हमें सिंपल उस टेबल में जाने से सारी रीडिंग उसकी एक ही रो में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इस सेंस में इसको हल करना बहुत आसान है। अब प्रॉपर्टी टेबल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, इंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। तो चूँकि इस टेबल में प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं तो इस वजह से आप उसको कह रहे हैं प्रॉपर्टी टेबल। ठीक होगी बात? ये रियल स्टेट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी टेबल में डिफरेंट चीज़ें होंगी ज़रा। ये फॉर एग्जांपल, अच्छा ये स्लाइड, ये जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइड खोली नहीं, इसको ज़रा रीड आउट करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने नहीं पढ़ी हुई और कुछ पढ़ी हुई हैं, और आपने अपने जहन में चीज़ों को हाईलाइट करना है कि अच्छा सर ये क्या चीज़ है, ये कुछ क्वेश्चन बनाने हैं कि एटलीस्ट एक बंदा कोई एक क्वेश्चन सोच ले इसको देख के कि अच्छा यार मैंने सर से ये चीज़ पूछनी है।
कि ये इसमें कोई नई बात है या इस तरह से कोई भी, वो पुरानी बात भी पूछ सकता है, लेकिन अपने जहन में कम से कम अभी 6 लोग ज्वाइन किया हुआ, 6 लोगों ने मुझे, तो कम से कम 6 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है सर वीएफ क्या है, मैंने पता चला यस सर ये टेम्परेचर डिग्री सी ये क्या चीज़ है, इस तरह कुछ ना चाहिए। तो 6 बंदे हैं, 6 क्वेश्चन आने चाहिए। जी 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, कोई चीज़ पूछ ले। सर ये सैचुरेशन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है सर, सैचुरेशन प्रॉपर्टीज का? चलें ठीक है, क्वेश्चन आ गया ज़रा, और क्यों बच्चों जी क्वेश्चन? सर ये एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन इसकी थोड़ी नहीं ठीक समझ। ठीक ठीक। सैचुरेशन प्रॉपर्टी वाला, एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, एक एंथैल्पी वाला है ना। अब सैचुरेशन प्रॉपर्टी, अब सैचुरेशन में आप देख रहे हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी सैचुरेशन लिक्विड का वर्ड भी सुना है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का वर्ड भी सुना, और सैचुरेशन वेपर का वर्ड भी सुना है। तो इन तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट सैचुरेशन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड वेपर मिक्सचर हो सकता है, या सैचुरेटेड वेपर हो सकता है। तो सैचुरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको इस टेबल में मिलेंगे। 3 तरह के बेसिकली हमारे पास टेबल होते हैं, कॉम्प्रेस्ड टेबल, सैचुरेशन टेबल और सुपरएटिव टेबल। ठीक है, जैसे तस्वीर में 3 तरह के बने ना, अभी आपने डूम में पैराबोला में देखा था, एक तरफ कॉम्प्रेस लिखा था, दरमियान में मिक्सचर यानी कि सैचुरेशन, और राइट साइड पे वेपर। तो उन हर यस सर। चीज़ के 3 टेबल हैं, वाटर के 3 टेबल है, तो उसमें से हमने सैचुरेशन टेबल खोला हुआ। ठीक है, ये जिस तरह A4 अभी आपको नजर आ रहा है टेबल A4, इस तरह A5 भी है, A6 भी, एक लिक्विड, एक कंप्रेस लिक्विड वाला, एक सुपर हीटेड वाला, तो वो ये। अच्छा, कोई इंथाल्पी वगैरह की बात आई तो एक तो इंथाल्पी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, पहले इसको ज़रा देख लेते हैं कि इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसको HFG आप कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, चलो उससे पहले बता दूँ, F से मुराद होता है लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, और G से मुराद होता है सैचुरेटेड वेपर। इसको आसान से याद रखने का तरीका ये, एक तो खैर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, टेबल के अंदर खुद ही लिखा होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये टेबल के ऊपर लिखा हुआ ना, सैचुरेटेड लिक्विड VF और सैचुरेटेड वेपर VG, तो लिहाजा सिंबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि F किसके लिए और G किसके लिए। चलें, लेकिन आसान फिर भी अगर ज़िनशीन का नाम, E से मुराद जैसे आप गैस लेते हैं तो वो गैसेस समझे वेपर हैं, और F से मुराद आपके पास लिक्विड है। ठीक है जी, सो अच्छा HFG को भी देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक हो गया जी, उसका एक अनदर नेम है। ये वो डेफिनेशन हैं जो पीछे मैंने कहा था, इसको स्किप करते हैं, लेकिन आगे आएंगी फिर बता भी दूंगा। ये वो वाली बात थी जो 3 डेफिनेशन को कहा था कि मैं आगे चलते ज़रा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वेपराइज, कितनी अमाउंट आपको एनर्जी की चाहिए अगर आपने वेपराइज करना है किसी चीज़ को। ऑब्वियसली वाटर को बॉयल करना है, यू नीड एनर्जी, कितनी एनर्जी ये वो बताएगा। यूनिट मास ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड, यूनिट मास का क्या मतलब होता है, वन मास। वन मास का मतलब होता है क्या, 1 kg, यानी कि पर kg की सेंस में लिक्विड को वेपराइज करने में कितनी मिकदार एनर्जी की चाहिए, यानी कि किलो जूल पर kg, कितने किलो जूल पर kg। ठीक है, सो एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि किसी गिवन टेम्परेचर या किसी गिवन प्रेशर कितनी एनर्जी चाहिए। अब ये वो 1 एटमॉस्फेरिक वाली भी जो बातें हो रही थी उसको भी ज़रा बताने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा रिलेट करते हैं चीज़ों को। वो ये बता रहा है
कि किसी भी मिसाल के तौर पे आपने कह दिया 1 एटमॉस्फेरिक, तो मुझे पता है कि इस पे क्या इसका सिनेरियो करना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर है। साथ ही वो कहता है लड़का सर नहीं 3 एटमॉस्फेरिक, अब एक की एनर्जी कम होगी, 3 एटमॉस्फेरिक के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं Yes, प्रेशर या टेम्परेचर को फिक्स नहीं करता तो मैं उसको गलत वैल्यू बता रहा हूँ, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो जैसे ही कोई वैल्यू बदलेगा मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। सो इसलिए उसने डेफिनेशन के एंड पे सारी चीज़ें सीज कर दी, उसने एक बेहतरीन डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। जब आप ये कह लेंगे कि सर इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर के ऊपर अगर मैं बॉयल करना चाहता हूँ 1 kg तो क्या एनर्जी होगी, तो अब ये आप सवाल से अदली बदली नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते मेरा मुराद ये था तो मेरा मुराद वो था। सो फिर यू आर बाउंड, फिक्स हैं आप। अब आप को मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा, और जब मुझे पता ही नहीं होगा कि किस टेम्परेचर या किस प्रेशर पे बात हो रही है, तो फिर जो मैं एनर्जी की वैल्यू बताऊंगा वो गलत भी हो सकती है, या माइट भी मैं किसी और के लिए बता रहा हूँ, आप किसी और के लिए सोच रहे हो। ठीक है, तो सर। अब जी जी सर जिस तरह आपने कहा 3 atm प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, सर इस तरह हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे ही आपने पीवी डायग्राम देखी थी, अभी पीछे पीवी डायग्राम यस। थी ना, तो उसके आगे लिखा हुआ था T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर को भी यस। कांस्टेंट कर सकते हैं, प्रेशर को भी ये भी टेबल में देखें। फॉर एग्जांपल ये 85 लिखा हुआ है, टेम्परेचर 85, तो इस टेम्परेचर के ऊपर आपने प्रेशर देख लिया, इस टेम्परेचर के ऊपर आपने सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम देख लिया, इसके ऊपर सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम देख लिया, और भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक छोटी पिक्चर पेश की गई है टेबल की। अब उसके बाद आपने 90 पे सारी वैल्यूज़ ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद आपने 95 पे सारी ऑब्जर्व कर ली। ठीक है, सो एट अ यस सर। गिवन टेम्परेचर या एट अ गिवन प्रेशर के ऊपर। अच्छा, ये ऊपर देखे ना टेबल A4 और A5 लिखा हुआ है, एक टेबल है टेबल का नाम क्या है, सेचुरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अंडर टेम्परेचर, टेम्परेचर टेबल। ये सेचुरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अंडर प्रेशर टेबल। अब इसका मतलब कि अगर आपको डेटा में प्रेशर गिवन है ना, तो आप प्रेशर वाले टेबल में चले जाएंगे, और अगर टेम्परेचर गिवन है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर वाले टेबल में। ओके सर। ठीक है, दोनों वाटर के टेबल हैं। अच्छा, ये जो एफ जी से मुराद क्या होता है, कि एफ जी से मुराद ये होता है कि आप जी को एफ से माइनस करें ना, ये देखें वी एफ जी, डिफरेंस बिटवीन वी जी एंड वी एफ। वी एफ जी क्या होता है, वी जी माइनस वी एफ। ये बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, किस तरह की लाइन, इसको मैं बनाने की भी कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल टी वी डायग्राम है, तो इसको देखिएगा, ये कांस्टेंट मैंने लाइन बनाई, ये वाला वॉल्यूम होता है वी जी, ठीक है, और ये वाला वॉल्यूम होता है वी एफ। ठीक है, सो ये वाला वॉल्यूम है, और ये वी जी जो है ये वाला वॉल्यूम है। ठीक है, अब इन दोनों का फ़र्क से क्या मुराद है, वी जी माइनस वी एफ, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका कितना वॉल्यूम है, सो दैट इज़ वी एफ जी। सो इसी तरह जब एच एफ जी की बात करेंगे तो दैट इज़ एच जी माइनस एच एफ। ठीक है, जब सब स्क्रिप्ट में आप दो चीज़ें लिखी हुई देखेंगे तो उनसे मुराद यही होगा यहाँ पर इस चैप्टर के तो अंदर। सर फिर जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो सर ये फिर बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा ना इनका? ये रह ही नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे, एफ और जी आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हाँ जी, डेफिनेशन यही कहती है कि जब एफ और जी वाले पॉइंट आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है? ठीक हो गया सर। अच्छा, बल्कि इसमें ऐसा करते हैं, बुक को ही थोड़ा सा या चले देखते हैं ज़रा, पिक्चर सारी साथ साथ हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जरा मैंने ब्राउज़र से ना मैंने बुक शेयर भी की हुई है, मैं बुक ही खोलने की ज़रा कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेबल पे चले, ओवरव्यू ज़रा ले लेते हैं ना कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो किस तरह की बात है। यस सर। थोड़ी चीज़ ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, स्लाइड से हट के थोड़ा चीज़ ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगी। मैं भी ज़रा LMS से बुक करता हूँ ओपन, इट विल टेक सम टाइम। ओके सर। क्योंकि PDF में होती है, फिर वो कंप्लीट फाइल को ज़रा डाउनलोडिंग पे लगा देता है।
ये तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है मुझे प्रोसेस, तो जैसी होती है ना उसको फिर दोबारा ले लेते, इतनी देर जरा स्लाइड से काम चलाते हैं, जैसी डाउनलोडिंग होती है मैं वापस उस पर ले आता हूँ। अच्छा ये आपको अभी ना कुछ 3-4 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स थे और इस तरह की चीज़ें ना, राइट पे ग्राफ है, लेफ्ट पे भी है, बॉटम पे भी है और दरमियान में एग्जांपल लिखी नज़र आ। यस सर आ रही है। अच्छा अब इसको ज़रा ऑब्जर्व करें, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन सबसे कम है, सबसे आपकी सेंस सबसे कम है, कोई उल्टा बना हुआ, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है। इस पे ज़रा ज़हन में कोई क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करें, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ आप नोट कर लें, उसने 90 के ऊपर लिखा हुआ T इज इक्वल टू 90 डिग्री और सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा है नजर। यस सर। ये चीज़, ये वाला सर ये पॉइंट कौन सेकंड, सा होगा? हाँ जी सेकंड क्या हुआ? सर कुछ नहीं, सेकंड ग्राफ है कुछ। ठीक है पूछ लें, वो तो थोड़ा कोई पूछेगा कोई तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़रा डेवलप होगा ना, फिर कोई और भी पूछ लेता उससे। अच्छा हाँ जी बताएं सेकंड ग्राफ में क्या? कहते हैं सर ये सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर जब इक्वली अमाउंट में सर इनका क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना फिर। जी अभी यहाँ पर फिलहाल आपको नहीं नज़र आ रहा, इस पॉइंट पे होगा, मैं उसको लेबल करता हूँ ज़रा ना, ये देखिए ये जो सर पॉइंट है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है ना, जी सर। यहाँ पर या इधर से ये नीचे वाले डोम पे देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये, जी सर। ठीक है, या यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। अच्छा ये वाला पॉइंट भला कौन सा होता है? ये सैचुरेटेड वेपर है। ये वाला कौन सा पॉइंट है? सैचुरेटेड लिक्विड। तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम होगा, उसके ऊपर जो वॉल्यूम होगा, यानी कि सैचुरेटेड वेपर के केस में क्या वॉल्यूम है, कोई लिक्विड, कोई कहता है सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो आप टेबल में जाएंगे और वीएफ देख लेंगे। कोई कहता है सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, आप टेबल में जाएंगे और वीजी देख लेंगे। कोई कहता है वीजीएफ फाइंड आउट करो, तो आप दोनों को देख के उनका डिफरेंस ले लेंगे। सर वो ठीक है, अंदर पता कैसे लगेगा टेम्परेचर वाला कौन सा है और वो प्रेशर वाला? टेबल यानी कि कौन से हैं? जी सर। वो आपको क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन होगा ना, सॉरी वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसमें जी आपको 90 डिग्री गिवन था, तो आपको पता है कि अब यार टेम्परेचर वाले टेबल में जाया जाए, जी क्योंकि सर। टेम्परेचर गिवन। अब इस केस में फॉर एग्जांपल आपको मैं प्रेशर दे देता हूँ कि 100 किलो पास्कल के ऊपर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो आपको पता है कि यार प्रेशर टेबल में जाना, जी सर। ठीक है। फिर वक्त के साथ आपका जब थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो दोनों भी बताए जा सकते हैं, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अच्छा किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको देख के बताएं कि ये जो ग्राफ है नीचे वाला, ये पीवी डायग्राम है या टीवी डायग्राम है? ये वाला जो ये पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम, एक तो ग्राफ भी उल्टा है और लेबलिंग बाकायदा बता रही है, ग्राफ खैर उल्टे सीधे को क्या करना है, लेबलिंग ये बता रही है सर कि इसमें पीवी। प्रेशर गिवन है ना तो इसलिए टेम्परेचर अच्छा तो गिवन नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम गिवन है इसमें और प्रेशर। वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर माप। अच्छा ये बताएं ये जो यस पीवी सर। डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम वाला जो ग्राफ है, इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो डिक्रीजिंग में बनेगी या इंक्रीजिंग में बनेगी? यानी कि मिसाल के तौर पर इसकी अगर मैं कर्व डिक्रीजिंग बनाऊं में तो सर। मैं यूं बनाऊं या इसको यूं डिक्रीज में ला के यूं बनाऊं? ये डिक्रीज में ला के डिक्रीजिंग, बनाए हाँ सर। डिक्रीजिंग वाली, यानी कि फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूं आ गई और इधर से यूं चली गई, ठीक है। तो ये मुझे पीवी डायग्राम से उसका ये देखें, ये आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी सैचुरेटेड की, आपने डेफिनेशन पढ़ी कि द टेम्परेचर एट विच द प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज, वो अपना फेज चेंज कर रहा है, लेकिन आगे एक फिक्रा होता था एट अ गिवन प्रेशर या सर ये एट अ टाइम में गिवन आपके टेम्परेचर। कांस्टेंट हो जाएंगे ये दोनों।
सो यहाँ पर आपको गिवन प्रेशर बता दिया, ये 70 के रिस्पेक्ट से ग्राफ बना है। जैसे आप प्रेशर को चेंज करेंगे ये ग्राफ डिफरेंट बनेगा, ये फिर इन पॉइंट्स पे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको 80 कर देते हैं टेम्परेचर इस प्रेशर को, तो माइट भी ये ग्राफ यूं बने, P इज इक्वल टू 80 किलो पास्कल के ऊपर, ठीक है। समझ लगी बात की, ठीक है। और जैसे ही और बढ़ाएंगे और बढ़ जाएगा। सो लेट मी चेक कि हमारे पास बुक रेडी हुई है या नहीं। ओके जी, बुक मैंने कर ली, अब आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। आ रही नज़र? जी सर। यस सर आ रही है। अच्छा, बुक की ब्यूटी ये है कि बुक में बड़े खूबसूरत रंग हैं, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए बुक बड़ी कलरफुल ज़रा फॉर्म में है। अदरवाइज़ अक्सर PDF या हमें जो ऑनलाइन मटेरियल मिलता है वो बड़ा अजीब सा होता है, तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का हमारे पास फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये अपेंडिक्स में प्रॉपर्टी टेबल्स हमारे पास गिवन है, ये ना कलर की तारीफ़ की है तो पहले ही रेड कलर में हमारे पास। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी टेबल देखिए शुरू होते साथ ही ना साथ में नेम है, सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल, सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। मुझे को कहता है सुपर हीटेड वाटर की सुपर हीटेड स्टेट है, मैं इस टेबल में जाऊंगा। मुझे को कहता है कॉम्प्रेस लिक्विड, मैं इस स्टेट में जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल को कहता है आइडियल गैस है नाइट्रोजन, मैं उसके में जाऊंगा। अभी वो रेफ्रिजरेंट की आपको बात कर रहे थे, तो मुझे टेबल A14 है शायद उसका ना, ये A12 13 वगैरह, ये R134A। ये अगर अक्सर गैस जो भरने आते हैं ना उस पर ज़रा देखिएगा, जिसको आप गैस कह रहे थे ना उस पर देखिएगा लिखा होगा R134A, ये रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है। इसका अगर टेबल देखना तो मैं इस पर आ जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं अब कुछ है ना कितने प्यारे तरीके से लिखा, मैं ये खैर ये तो गैस के मोलर, मैं इसको ज़रा स्किप करते हैं क्योंकि गैस का भी टॉपिक नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आपका डेवलप होगा। मैं वाटर या जो थोड़ी बहुत बातें हो रही ना उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपके सामने करता हूँ। लेट्स ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। तो ये देखिए पहले कॉलम में आपको टेम्परेचर गिवन है सारे, ये थोड़ा रीड आउट करने की कोशिश करें, सारे चेक पढ़ लें कि क्या क्या टेम्परेचर पढ़ने की कोशिश करें। ये वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, कितने डिग्री सी लिखे हुए? सर 0.01। 5 10 15 20। अब चलो, अच्छा बड़े मज़े की बात, इस पे को कहता है कि मुझे सैचुरेटेड 5 पे सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम बताएं, तो आप ये बता दें। कैसे पता चला? ये लिखा हुआ सैचुरेटेड लिक्विड। अब यूनिट उसका क्या है, ये लिखा हुआ। मैंने आपको पहले बताया था बुक बहुत फिट किस्म की है, फार्मूलाज, यूनिट्स, सब्सक्रिप्ट, उसके सब्सक्रिप्ट, हर एक चीज़ बहुत क्लियर है। 5 प्लेट से कोई कहता है इंटरनल एनर्जी बताएं सैचुरेटेड लिक्विड की, मैं ये बता दूँ। तो कोई कहता है उसकी UFG बताएं, मैं ये बता दूँ। सैचुरेटेड वेपर की बताइए, तो कोई कहता है इंथाल्पी बताएं, अभी आप पढ़ लेंगे इंथाल्पी, चूँकि आपको पता नहीं कहते किसको, मैं ये बता दूंगा। ये भी कोई कहता है इंट्रॉपी बताएं, मैं ये बता दूंगा। अब उनके यूनिट क्या है, ये लिखा हुआ है यूनिट प्रॉपर ऊपर, ठीक है। सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल आगे चले जाते हैं। आप कहते हैं कि जी टेम्परेचर नहीं गिवन था, फॉर एग्जांपल प्रेशर गिवन था। ये देखें ये प्रेशर आप 1.5 किलो पास्कल पे देख लें। और सबसे पहली बात ये है कि वो वाटर है, क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट से आपने बता दिया वाटर। कोई और मुझे कोई कहता है फॉर एग्जांपल सुपर हीटेड है जी, ना सैचुरेटेड है ना कॉम्प्रेस है, तो मैं सुपर हीटेड में आ गया, ठीक है। सुपर हीटेड का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वक्त के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें कम से कम 2 चीज़ें चाहिए होती हैं टेबल को देखने के लिए। इस पे हम आ गए। फॉर एग्जांपल को कहता है नहीं जी वाटर नहीं है, कुछ और सब्सटेंस है हमारे पास, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना प्योर सब्सटेंस।
कोई कहता है जी कॉम्प्रेस लिक्विड अगर वाटर, तो टेबल A7 में आप आ गए। ये अब सैचुरेटेड आइस वाटर वेपर के केस में। और भी कुछ हम देखते हैं, ये देखिए ये रेफ्रिजरेंट 134A, आपको कहता है R134A के रिस्पेक्ट से जो वाटर नहीं है हर दफ़ा, क्योंकि आप सारी डेफिनेशन में वाटर वाटर देख लें, स्लाइड्स में वाटर नहीं है आपको। R134A का टेबल आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस रेफ्रिजरेंट की कुछ खासियतें हैं कुछ, ये -40 से शुरू हो रहा है, वो वाला जो है वो आपको अक्सर ज़ीरो के करीब करीब मिल रहा था, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी में अगर आप देखें तो अब सुपर हीटेड से रिलेटेड वो पूछ रहा है, तो किसी एक टेम्परेचर पे जाके वो जो कुछ भी पूछेगा मैं उसको बता दूंगा। बड़ा आसान है, फार्मूलाज या उस तरह की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में मुझे नहीं पढ़ना पड़ रहा, ठीक है। लेट से कोई आइडियल गैस का पूछता है, एयर के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है हवा से रिलेटेड, मैं यहाँ से देख के बता दूंगा उसे। सो बात समझ गए ज़हनी तौर पे कि प्योर सब्सटेंस की क्यों डेफिनेशन पड़ी, सब्सटेंस बदली जा रहे हैं, कभी एयर कभी वाटर कभी रेफ्रिजरेंट। तो जी सर। बात समझ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की बात क्लियर होगी। फिर फेजेस का आपने पढ़ा, सर फेजेस की क्यों डेफिनेशन पढ़ाई जा रहे हैं, वो आपने देखा कि फेज के रिस्पेक्ट से टेबल डिफरेंट है, ठीक है। सो इसी वजह से तो ये हमारे पास सिंपल सा होगा कि न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ देखी उससे आगे पहुंच गए, वैल्यूज निकाले, बहुत आसान सा काम। तो ये इंटरेस्टिंग भी है ज़रा। जी जी सर जो हमारे पास स्टेट है सर, वो हमने देखा कि सर वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ उसका प्रेशर क्या है सर, उस पर भी डिपेंड करती है। तो सर जी अगर जी सपोज हमारे पास टेम्परेचर ऐसा हो कि सर उसके ऊपर होना सर उसको चाहिए सैचुरेटेड लिक्विड, लेकिन सर हमारे पास प्रेशर कोई ऐसा हो सकता है कि सर उसकी वजह से उसकी जो स्टेट है वो कोई और हो, मतलब नहीं नहीं टेम्परेचर ऐसा ही हो कि वो सैचुरेटेड लिक्विड ही हो, लेकिन प्रेशर हमारे जब पास डिफरेंट हो। मैं समझ गया। अच्छा स्टार्ट में न्यूमेरिकल में पता क्या होगा कि आपको फेज उसने बताया होगा कि वो उस टेबल में चले जाओ, 2-3 न्यूमेरिकल करवा के वो कहेगा कि बच्चे अब मेच्योर हो गए, अब वो फेज भी नहीं बताएगा कि किस टेबल में चले जाओ, हमने खुद से डिसीजन लेना है। वो फिर मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा, बुक में भी गिवन है। हम खुद से डिसीजन लेंगे कि अच्छा इसका फेज कौन सा बनता है, तो सबसे पहले फेज एनालाइज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली उस टेबल में जाएंगे। तो जो इस तरह के इश्यूज हैं कि एक ही वैल्यू, एक ही डेटा में रहते हुए दो फेज का होना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आप इसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है। और यस सर। ये जब मैं आपको सारा करवा दूंगा, तो जो मेरे पास एक अजनबी बंदा आता है, लेट से अगर किसी के इस कोर्स से वास्ता पड़े, तो मैं तीसरा चैप्टर 10 से 15 मिनट पे उसकी फिंगर टिप्स पे कर सकता हूँ, ठीक है। क्या बात। ये यानी कि एक पढ़े लिखे बंदे के व्यूज़ हैं मेरे बारे में 3rd चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, स्टूडेंट के नहीं, ठीक है, मैं एकेडेमिया से रिलेटेड बंदों की बात करूँ। सो ये जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, तो ये हार्डली 10 से 15 मिनट की गेम है। अगर इस पे पूरी ग्रिप, यानी कि अगर इस पे मुझे एज अ गेस्ट लेक्चर इस पे देना, तो जस्ट 10 से 15 मिनट का पूरा चैप्टर। नो डाउट कि मैं इस पे पता नहीं कितना टाइम लगाऊंगा, हम न्यूमेरिकल करेंगे, कराएंगे सारी चीज़ें, लेकिन आप एंड पे देखेंगे जो मैंने इसके बारे में क्लेम किया था, आप सारे चैप्टर पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन हल कर लेना, लेकिन जब इस पे आप फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाएंगी, आपको पता लगेगा कि यार ये वाइड चैप्टर है जिसका मैं क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकता हूँ। गलती के चांसेस नहीं है, जितना मर्जी को कॉम्प्लेक्स बनाता रहे, जितना मर्जी डेटा इधर उधर करता रहे, मुमकिन ही नहीं है, इंशाल्लाह। ठीक है। ये बहुत बड़ा क्लेम है, और किसी चैप्टर के बारे में नहीं किया, पहला भी पढ़ाया नहीं किया, दूसरा भी पढ़ाया नहीं किया। हालांकि अक्सर होता है ना, सर वर्ग ला के हर चैप्टर के शुरू में ऐसे कहते नहीं, सिर्फ 3rd चैप्टर के बाद। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यही चीज़ें ना आगे सारा यूज़ होना है यार, कूलिंग में, पावर प्लांट्स में, सारी चीज़ें यही हैं, ठीक है। यस तो सर। ये इंशाल्लाह, तो आज के लिए ऑलमोस्ट इतनी ही है, अगले में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज प्रॉपर्टी टेबल पे थोड़ा इसलिए किया क्योंकि आगे अगले लेक्चर में ना मैंने उससे रिलेटेड कोई एक आध आपको कुछ छोटा मोटा कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, तो फिर ताकि पहले तो हल्का सा पता हो। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने सिंपल क्या करना है कि जब लेक्चर के बाद आप ना बस प्रॉपर्टी टेबल एक दफ़ा खोल के देखिएगा कि अच्छा उसमें की चीज़ें हैं, समझ आई या ना आए, बात की बात। वैसे जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, कुछ तो ज़हन में आएगा ना कि चलें जब पढ़ेंगे तो सर से ये पूछ लेंगे, ये इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट लफ्ज़ों से दोस्ती हो जाएगी। अक्सर वो बंदा ओके सर। देखता है यार ये सुना सुना लग रहा है, नहीं भी पता लग रहा, कोई बात नहीं, साहब ज़रा अभी पढ़ा ही नहीं है, पता कहाँ से लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये कि अल्फाज से थोड़ा दोस्ती, ज़रा सुनी सुनी चीज़ें लगे ना। तो फिर अगले में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल इसके करते हैं ज़रा स्टार्ट, इसके मैं 7-8 आपको एग्जाम्पल्स करवाऊँगा,
ठीक है, फिर इंशाल्लाह उससे आपका सारी चीज़ें बेहतर होगी। ठीक है, जी सर। हाँ ठीक है जी, फिर जज़ाकल्लाह। यस सर। सर आपने हाँ, मेरी लगा रहे थे अटेंडेंस मुझे। लगाई थी? हाँ जी, लगा दी थी, वही वही आपको बताने लगा सर था कि मतलब सर है कि आप लोग के दिल सर में मेरी क्या अटेंडेंस कैसी नहीं जगह लगी। होती अटेंडेंस लगा दें सर। है। इसमें ये है कि ना तेरी ना मेरी, हम सब की अटेंडेंस लग चुकी है और प्रेजेंट लग चुकी है। ठीक है, ठीक हो तो गया सर, आप ए थैंक यू। पोर्टल खोल के मेरे ख्याल से देख सकते हैं आज की अटेंडेंस, यस और सर, वहाँ थैंक पे यू सर। फजले खुदा पी लगा होगा यकीनन। ए पोर्टल इजीली एक्सेसिबल है, क्या ख्याल यस है? सर। दिल में तो मैंने अटेंडेंस लगाई नहीं है, ए पोर्टल पे लगा, मतलब यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाए, अटेंडेंस में जाए, आज की तारीख में देखें। ठीक है, यस सर। चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।